सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एसएल हिंदी के अंतर्गत आज हम अर्चना वर्मा द्वारा लिखित कुरीति तोड़ो परिवार नहीं इस रचना का अध्ययन करेंगे। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं यह रचना पत्रात्मक शैली में लिखी हुई एक महत्वपूर्ण रचना है। एक माँ के द्वारा अपनी सुपुत्री को लिखे गए पत्र के माध्यम से लेखिका ने दहेज जैसी कुप्रथा की ओर संकेत किया है। हिंदी की प्रसिद्ध कथा पत्रिका हंस के साथ पिछले 20 वर्षों से संपादकीय सहयोगी के रूप में कार्यरत अर्चना वर्मा का जन्म सन 1946 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता की नौकरी के कारण इन्हें विभिन्न शहरों में घूमते हुए अपनी आरंभिक शिक्षा संपन्न करनी पड़ी। एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण कर आप सन 1966 से दिल्ली में मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से जुड़ी हुई है। अध्यापन ही आपके जीवन का सबसे अधिक मूल्यवान अनुभव रहा है। आपकी पहली रचना सन 1966 ईस्वी में धर्मयुग के दिवाली विशेषांक में प्रकाशित हुई। कहानी, कविता, किशोर साहित्य, संस्मरण, स्त्री विमर्श, समीक्षा, आलोचना जैसी लगभग सभी विधाओं में नियमित लेखन करने वाली अर्चना वर्मा के 2 कहानी संग्रह, 2 कविता संग्रह, एक उपन्यास तथा एक आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ऐसी ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अर्चना वर्मा द्वारा लिखित कुरीति तोड़ो परिवार नहीं इस पत्रात्मक शैली में लिखी गई रचना के माध्यम से अर्चना वर्मा ने दहेज निषेध कानून तथा समाज में फैली हुई दहेज नामक कुप्रथा पर प्रहार किया है। रचना का आरंभ एक पत्र से होता है, जहां एक माँ अपनी बेटी को संबोधित करती हुई दहेज निषेध कानून के विषय में महत्वपूर्ण बातें लिख रही है। रचना का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है। प्रिय बेटी, हाल ही में मैंने तुम्हें पत्र में दहेज कानून के विषय में लिखा था और बताया था कि आज भौतिक सुख सुविधाओं के कारण व्यक्ति की जान कितनी सस्ती हो गई है। अच्छी बात यह है कि कुछ लड़कियां जब साहस कर दहेज लोभियों से शादी करने से इनकार करने लगी है और इस कुप्रथा का विरोध कर इसे मिटाने के पक्ष में है। दहेज कानून को लेकर अच्छा खासा विवाद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे असाज्ञेय अपराधों की श्रेणी में शामिल कर जमानती बनाने का सुझाव दिया था। अर्थात किसी महिला को यदि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसे ध्यान देने योग्य या फिर उस विषय को हस्तक्षेप करने योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस महिला के शरीर पर कोई चोट या फिर उसे मानसिक आघात न पहुंचा हो, क्योंकि अदालत का कहना है कि कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा समाप्त करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है ताकि महिलाओं के साथ मानवीय व्यवहार किया जा सके। किंतु दहेज प्रताड़ना की धारा 498A का अब कुछ हद तक दुरुपयोग भी होने लगा है। कानून की आड़ में कई बार
वर पक्ष के स्कूली बच्चे, बूढ़ों, दूर दराज के संबंधियों तक को फंसा दिया जाता है और इससे अच्छे भले परिवार के बिखरने की नौबत आ जाती है। दहेज निषेध कानून को सन 1984 में संशोधित कर सज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया। सज्ञेय अर्थात एक ऐसा अपराध जो ध्यान देने योग्य है, जो हस्तक्षेप करने योग्य है, ताकि दहेज की दिन पर दिन बढ़ती मांग के कारण लड़कियों को प्रताड़ित न होना पड़े। दहेज के लिए मारपीट या सताए जाने पर पति और ससुराल वालों को सजा के प्रावधान से उम्मीद थी कि दहेज समस्या पर कहीं न कहीं इस कानून की वजह से अंकुश लगेगा, किंतु कानून का डर भी दहेज लोभियों को रोक नहीं पा रहा है। एक माँ अपनी पुत्री को दहेज कानून के विषय में बताती हुई उस वास्तविक समस्या से अवगत करा रही है जो वर्तमान समय में भी दिखाई देती है। सन 1961 में दहेज निषेध कानून तो बन गया, किंतु बावजूद इसके कुछ दहेज के लोभी आज भी अनेक स्तरों पर दहेज की खातिर स्त्री का शोषण करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दहेज कानून का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। देखने में आया है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो खुद दहेज की मांग करती है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्हें अपनी पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें लगता है कि दहेज के बहाने से जो कुछ लिया जा सकता है वह माता पिता से वह पाने की आकांक्षी होती है। पर सच्चाई तो यह है कि अधिकतर लड़कियां इस कुप्रथा से छुटकारा चाहती है। पानी सिर के ऊपर से निकल जाने पर ही लड़कियां दहेज कानून में केस दर्ज कराती है, अर्थात असहनीय अत्याचार के पश्चात ही कोई लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिस कारण उसे दहेज कानून के अंतर्गत केस दर्ज करना पड़ता है। दहेज जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों की ओर यहाँ लेखिका संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही सरकार द्वारा दहेज निषेध कानून का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आगे माँ अपनी पुत्री को लिखती है कि बेटी, क्या तुम्हें पता है विवाह एक सामाजिक बंधन है जिसकी बुनियाद ही विश्वास है, किंतु यदि पति पत्नी के मतभेद घर की चारदीवारी लांघकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए तो माना जा सकता है कि मामला अधिक गंभीर है। महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने के बाद ही दहेज कानून बनवाने में सफलता मिली थी। इतना कड़ा कानून होने के बावजूद दहेज के लिए लड़कियों की जान लेने या उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश की विभिन्न अदालतों में दहेज से हुई मौत के ही करीब 25,000 मामले लंबित पड़े हैं, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनमें से लगभग 16 या 17% मामलों की ही सुनवाई हो रही है और मात्र 5 या 6% को ही सजा मिल पाती है। यह वास्तविकता है और खुलकर कहा जाए तो ये आंकड़े एक दुखद नज़ारा पेश करते हैं। दहेज से हुई मौत की करीब 30% शिकायतों की जांच तक नहीं की जाती। जिन मामलों की पुलिस तहकीकात करती है उनमें से केवल
65% की ही चार्जशीट दाखिल की जाती है। अर्थात अदालत तक आते आते बहुत से मामलों में दोषी बरी हो जाते हैं। इन तथ्यों से लगता है कि या तो दहेज कानून में ही खामियां है या फिर हमारी पुलिस और अदालती प्रणाली में कोई दोष है। यहाँ पर व्यवस्था की लापरवाही से महिलाओं के अधिकारों का होने वाला हनन तथा स्त्री शोषण की ओर विशेष रूप से लेखिका संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट पहले पुलिस में दर्ज कराई जाती है। अगर रिपोर्ट झूठी अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं है तो पुलिस उसे प्राथमिक स्तर पर ही निपटा सकती है। क्योंकि दहेज के मामले में तुरंत गिरफ्तारी होती है, इसीलिए कई बार पति पत्नी में झगड़ा होने पर वकील दहेज कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की सलाह देते हैं। अर्थात समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जो दहेज जैसी कुप्रथा के कारण शोषण का शिकार है, तो एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें इन दहेज कानून का दुरुपयोग कर फंसाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस कुप्रथा में भी दोषी दोष मुक्त होकर घूमता है तो निर्दोष इस कानून की आड़ में फंसाया जाता है। दबाव में या फिर अनेक बार लड़का और उसके घर वाले समझौता कर बहू को घर ले जाते हैं और भविष्य में पुनः उसे उत्पीड़ित करने से बाज आ जाते हैं। बेटी, हमारे समाज में लड़कियों या महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब है, क्योंकि उन्हें पुरुषों के समान दर्जा पाने में बरसों लगेंगे। दहेज कानून को बदलने या फिर हल्का बनाने की अपेक्षा सरकार यदि लड़कियों को लड़कों की भांति अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार दे दे तो एक तरह से लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकती है। लड़कियों को आर्थिक अधिकार प्राप्त होगा और दहेज जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सकेगी। अभी तक लड़कियां और महिलाएं धन के मामले में अपने पिता या भाई का मुंह देखने को विवश है और विवाह के बाद अपने पति या पुत्र पर ही निर्भर होना उनका भाग्य बन जाता है। नौकरी या रोजगार न करने वाली महिलाएं पैसे धेले के लिए सारा जीवन पुरुषों पर निर्भर रहने को मजबूर है और इस आर्थिक निर्भरता के ही कारण उन्हें पग पग पर प्रताड़ित होना पड़ता है। अंत में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगी कि दहेज जैसी कुरीति से लड़ने के लिए लड़कियों को सबसे पहले शिक्षा प्राप्त कर खुद को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना होगा। शुभाशीष, तुम्हारी माँ। और इस प्रकार से इस पत्र के साथ साथ पत्रात्मक शैली में लिखी हुई इस रचना का अंत होता है। लेखिका अर्चना वर्मा ने इस रचना के माध्यम से पितृसत्ताक व्यवस्था की आड़ में महिलाओं के अधिकारों के हनन का चित्रण किया है तथा एक माँ द्वारा अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनने के संदेश के साथ साथ इस रचना का अंत होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, यह रचना उन बुरी परंपराओं का विरोध करती है जो परिवार के टूटने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही दहेज जैसी कुप्रथा और इसके कारण होने वाले नारी शोषण को केंद्र में रखकर
दहेज निषेध कानून तथा प्रशासन व्यवस्था आदि के विषय में यहाँ लेखिका इस रचना के माध्यम से चर्चा कर रही है। कहा जा सकता है कि कुरीति तोड़ो परिवार नहीं एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है जो महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करती हुई दिखाई दे रही है। कल की तासिका में हम अगली महत्वपूर्ण रचना जिसका शीर्षक है जहाँ आकाश दिखाई नहीं देता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।